एक महिला जो आज पूरे समाज के लिए मिसाल बनी है। एक ऐसा दौर आता है जब उनके भाई की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो संघर्ष करती हैं अपने भाई को बचाने के लिए एक एक बूंद खून के लिए। सन 2009 की बात है। तो हम 3 बहनों में इकलौता भाई था, तो जो कि लखनऊ रहता था। इधर जौनपुर आते समय रोड एक्सीडेंट में उसकी बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो अब जैसे एक अनजान शहर में ब्लड का इंतज़ाम करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। पर होता है ना कि कोई भी चीज़ समय से अगर ना मिले तो फिर मिलना व्यर्थ हो जाता है। उसका कोई महत्व नहीं रहता। महत्व नहीं रह गया। फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक कोमा में चले गए और उनकी डेथ हो गई। कुछ समय तक तो हम लोगों को भाई के मैटर से उसे उबरने में ही लग गया। जब हम लोग वहाँ से उबरे तो फिर मैंने यही एक मुहिम निकाला। मैंने कहा कि मैं ब्लड से रिलेटेड ही काम करूँगी। अब जो मुझे मिलेगा समाज में, कोई भी डॉक्टर मिला, लड़के मिले, मैं सबसे एक निवेदन करती हूँ कि क्या कभी आप मेरे लिए ऐसी कुछ इमरजेंसी आएगी तो आप काम मेरे सहयोग करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत लोग मेरे साथ जुड़ गए। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जिसको ब्लड देती हूँ मैं उससे कभी नहीं मिलती हूँ। अच्छा जी, मैं उसके सामने अपना परिचय ना देती हूँ, ना मैं उससे मिलती हूँ। नमस्कार साथियों, एक महिला जो आज पूरे समाज के लिए मिसाल बनी हुई हैं। एक ऐसा दौर आता है जब उनके भाई की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो संघर्ष करती हैं अपने भाई को बचाने के लिए एक एक बूंद खून के लिए। भाई नहीं बच पाता है, लेकिन उसके बाद वो महिला ये ठान लेती हैं कि जिस तरह से आज उनके भाई की मौत खून की वजह से हुई, खून की कमी की वजह से हुई, इस तरह से किसी और की जान नहीं जानी चाहिए। फिर उसके बाद लगातार वो मुहिम चालू कर देती हैं और आज न जाने कितने लोगों की जान वो महिला बचा चुकी हैं और समाज में एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्वशी सिंह जी की, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और इनसे जानेंगे किस तरह से वो मंज़र रहा और कितनी चुनौतियाँ इनके सामने रहीं। अब जिस तरह से ये अपना जो ट्रस्ट चला रही हैं खुद का और लोगों को उससे जोड़ रही हैं और लोगों को जीवन दान जो है वो मुहैया करा रही हैं। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो वो एक दौर जब आया, आप इकलौते भाई आपके थे और उनकी जो है सड़क दुर्घटना में मौत हुई, तो कैसे वो ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में ज़रा सा बताइएगा। सबसे पहले तो आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जहाँ तक मैं बात करूँगी, सन 2009 की बात है। तो हम 3 बहनों में इकलौता भाई था, तो जो कि लखनऊ रहता था। तो रोड एक्सीडेंट में इधर जौनपुर आते समय रोड एक्सीडेंट में उसकी बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तो उसको फिर ले जाया गया। सबसे पहले तो एक जो पहले लोग रहता था कि किसी घायल को जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाते हाँ, हैं, कोई डर के मारे। डर के कारण कि हाँ डर के पुलिस कारण केस होगा, अभी पुलिस तो मान पूछेगी। लो हाँ सरकार इस पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है कि पहुंचाने वाले को वो इनाम एक राशि जी रख दिए हैं, जिसकी वजह से लोग अब जागरूक भी जी हो रहे हैं। तो कुछ कारण तो मान लीजिए वहाँ पे हो गया कि भाई को बहुत देर से हॉस्पिटलाइज किया गया। जी। उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो अब जैसे एक अनजान शहर में ब्लड का इंतज़ाम करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। जौनपुर जैसे ज़िले से रहने के बाद थोड़ा हम लोग उस समय हम बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं थे, हम एक पारिवारिक ही थे। तो हम लोगों को बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर जहाँ भाई पढ़ता था उसी कॉलेज के बच्चों से संपर्क किया गया, बच्चों ने दिया। पर होता है ना कि कोई भी चीज़ समय से अगर ना मिले तो फिर मिलना व्यर्थ हो हाँ, जाता उसका है। कोई महत्व नहीं रहता महत्व फिर। नहीं रह गया। जी फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक कोमा में चले गए और उनकी डेथ हो गई। तो मुझे वो सब चीज़ें मेरे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, पूरे परिवार के लिए। जी पूरे परिवार ने यही डिसाइड किया कि भाई अगर ऐसी बात है आज हमारे साथ हुआ, कल पता नहीं किसके साथ होता है। और आप देख रहे होंगे इस समय रोड एक्सीडेंट के केस डेली अगर आप पढ़िए तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर उठाइए तो उसमें 25 से कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे ज़िले की बात नहीं करें, पूरे प्रदेश की बात अगर करिए तो हर जगह पे यही रोड एक्सीडेंट का केस आ रहा है। तो मुझे ये दिमाग में ये चीज़ आया कि अगर मैं अपने लिए एक के लिए परेशान हूँ तो पता नहीं कौन कितने के लिए परेशान है। तो फिर उसी समय एक ट्रेजेडी और हुआ था। उस समय कोई एक ट्रेन हादसा भी हुआ था। जी जी।
तो उस समय घर में ही हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ट्रेन हादसा हुआ है तो उसमें ब्लड की कमी हुई है, तो जी। लोग जा जा के दे रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर एक दूसरे के लिए हम कोई मुहिम कर रहा है तो ये काम तो हम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो घर में चर्चा करने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आया और मैंने धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया। कुछ समय तक तो हम लोगों को भाई के मैटर से मतलब उस उबरने में ही लग गया। जब हम लोग वहाँ से उबरे तो फिर मैंने यही एक मुहिम निकाला। मैंने कहा कि मैं ब्लड से रिलेटेड ही काम करूँगी अब। और रही बात कि मैं जो मुझे मिलेगा समाज में, कोई भी डॉक्टर मिला, लड़के मिले, मैं सबसे एक निवेदन करती हूँ कि क्या कभी आप मेरे लिए ऐसी कुछ इमरजेंसी आएगी तो आप काम मेरे सहयोग करेंगे। जी। तो अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो पहले तो मैं ज़िले में ही करती थी, पर सिर्फ ज़िले में अकेले एक महिला के नाते ये तो सब जान रहे हैं कि मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना काफ़ी पड़ा। चुनौतियाँ रहीं क्योंकि आप जी। महिला थी जो और अकेले निकली, फिर एक कारवां आपने बना लिया है, पूरा आपके पीछे हो जी, गया तो है। फिर मुझे वही लगा कि मैं एक महिला होके कहाँ तक चल पाऊँगी, तो मुझे एक चेन जोड़ने की ज़रूरत है। तो मैंने उसके बाद से थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाने शुरू किए। तो जब मैं सोशल मीडिया पे आई, तो मैंने सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाया, तो मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत सारे ज़िले के लोग जुड़ने लगे जी। धीरे-धीरे। तो मुझे एक थोड़ा-सा अंदर से, और जब कोई काम अच्छा होता है, तो अंदर से एक उत्साह होता है कि और करूँ। फिर जब मैंने किया, तो जब ज़िले से जुड़ने के बाद, तो मैं एक संगठन जो है कि देश में बहुत प्रसिद्ध है, कन्नी सेना। जी। तो मैं कन्नी सेना से जुड़ी, तो वहाँ पे जब जुड़ने के बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष का जब पद मिला, तो मुझे क्या हुआ कि मीटिंग के पर्पज़ में बाहर राज्यों में जाना पड़ा। तो जब मैं बाहर राज्यों में गई, तो क्योंकि मेरा तो एक ही मुहिम था कि जिससे जुड़ो उससे अपना सहयोग की बात जी। करो। मैं जैसे ही सारे राज्य के लोगों से मिलती, मैंने एक अपील किया कि क्या मैं आपके राज्य में अगर ब्लड के लिए बात करूं तो आप मेरी सहयोग करेंगे। और आप मानेंगे नहीं, 24-25 राज्य के लोग मेरे साथ जुड़े इस मुहिम में। 24-25 राज्य के लोग जुड़ जी, चुके जी। हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू, कन्याकुमारी, गोवा, असम, उड़ीसा, गुजरात, मतलब मुंबई, ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहाँ पे लोग आज मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। और फिर ये मैंने करना शुरू किया, और कई बार ऐसे हुआ है, जैसे एक गर्भवती महिला थी, तो उसको वहाँ पे चाहिए था ब्लड, यहाँ जम्मू में। तो मैंने जम्मू के लोगों से संपर्क किया कि भैया आप एक करो, इसको ब्लड चाहिए। बस उन्होंने तुरंत वहाँ से अपनी टीम को भेजा और तुरंत ब्लड डोनेशन हो गया। तो ऐसे जगहों पे जब काम हो जाता है, तो लोग एक खुश होके कहते हैं कि बहन, इसकी वजह से मेरा काम हो गया। तो एक मन में एक सुकून होता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए ही बनाया था। इसलिए मैंने ना तो कोई नौकरी में दिमाग लगाया, ना राजनीतिक में दिमाग लगाया। मैंने सिर्फ सामाजिक, मेरा एक ही मुहिम रहा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं और करूं। बीच में एक संघर्ष का दौर आया, कोरोना। उस समय भी मैं सक्रिय थी। तो उस समय क्या था कि लोगों को वही सिलेंडर का, एडमिट का प्रॉब्लम होता था। तो 1-2 केस उस समय असम से आया था। उनको कुछ सिलेंडर में क्या लगता था, उसी का जी। प्रॉब्लम आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने असम के भाइयों से संपर्क किया कि क्या आप इसको देख लेंगे? उन्होंने कहा एकदम हो जाएगा। उड़ीसा का था, सॉरी, उड़ीसा का था। तो उड़ीसा में है, उनसे मेरी अच्छी बातचीत होती है। मेरे सारे 25 राज्य के लोगों से बड़ी अच्छी बातचीत मतलब होती है। सबसे आपकी बातचीत होती रहती होती है, रहती, और अगर वहाँ परमानेंट। का कोई मदद मांगता है, मुहैया भी कराती हैं। हाँ, तो मैं तुरंत वहाँ से कहती हूँ कि भाई देखिए, आप ही के ज़िले का मैटर है, आप इसको संपर्क करिए, वो काम हो जाता है। तो मुझे वो मैसेज आ जाता है कि डन हो गया केस। तो एक मन में खुशी आती है कि चलो मेहनत किया, किसी को हो गया, बस वो मन में एक सुकून रहता है। जबकि लोग मेरे घर में भी पहले पहले तो नहीं, शुरू में, लेकिन कुछ दिन बाद जब कोरोना जैसी बीमारी आई, तो मेरे घर में थोड़ा सा मुझे इसके लिए
डांट पड़ने लगी थी कि मतलब दिन भर तुम इसी हाँ, कि में मतलब ये दिमाग, बीमारी इतनी गंभीर है, इसका कोई और इलाज इसमें नहीं है, दिमाग इसमें लगा आप रही खुद हो। निकल रही हो फील्ड में जो है। तो फील्ड में तो उन लोगों का था कि भाई घर वाले भी परेशान हो चुके थे, कहते थे कि अगर तुमको कुछ होगा तो तुम तो सबका इलाज कराती, तुमको तो हम बाहर छोड़ तो देंगे। कितना टफ रहा उस समय घर परिवार वालों को समझाना और वो करना? बहुत दिक्कत होती थी। कारण यही है कि इतना स्ट्रेस मैंने लिया कि कोरोना के बाद से मुझे खुद ही शुगर हो गया, टेंशन टेंशन से। और घर में लोग यही डांटने लगे, तो जैसे जब लोग मना करते थे तो मैं क्या करती थी, मैं चोरी चोरी बात करने लगी, जैसे घर वालों को ना पता चले कि मैं ब्लड से काम कर रही हूँ। मैं उनसे कहती थी नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं उसको रात में भी, अगर रात के 2 बजे भी फ़ोन आता था तो मैं धीरे से उठ के बाहर जाती थी और मैं चोरी चोरी बात करती थी कि हाँ नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप मैसेज से बात करो मुझसे। फिर मैं उस पर मुहिम पे लगी रहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों को मैं नहीं बताती थी कि परिवार वाले फिर मुझे वो डांटते थे कि मतलब कि तुम्हारा खुद ही सेहत खराब हो रहा है, तुम दूसरे का क्या करोगी। तो थोड़ा बहुत तो बीच में इन सब चीज़ों का भी टेंशन आया बीच में, लेकिन भगवान की दुआ से आज तक जो भी जहाँ भी हाथ लगाया सब अच्छा हुआ। और जब किसी को ब्लड देने के बाद ऐसा कोई मिल जाता है, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जिसको ब्लड देती हूँ मैं उससे कभी नहीं मिलती हूँ। अच्छा, जी, मैं उसके सामने अपना परिचय ना देती हूँ, ना मैं उससे मिलती हूँ। कि आमतौर पे देखा जाता है कि लोग जाते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं कि जी हाँ जी हमने ही जी किया था। जी। तो ऐसे एक केस में मैं कहीं पे गई तो वहाँ पे एक मैडम ने मिलवाया। मैडम ने कहा कि इनको पहचान रही हो, तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं इन्होंने आपको ब्लड दिलाया था। तो वो इतना तेज हंसते हुए आई, मेरा पैर छूने लगी। तो मैंने कहा आप पैर क्यों छू रहे हैं? कहा आपने मुझे खून दिया था, मैं आज जिंदा हूँ। क्योंकि वो रियलिटी ये थी कि वो एकदम आखिरी स्टेज में थी। तो हमने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं ऐसे किसी से मिल रही हूँ पहली बार, जिसको मैंने ब्लड दिलाया, और मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिले। मेरा आज तक का इतना लंबा सफ़र रहा, 6-7 साल का, मैं आज तक किसी भी ब्लड देने वाले से नहीं मिली हूँ। उसको नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। मैं सिर्फ एक दूसरे के थ्रू ही देती हूँ ब्लड, अपना पर्सनल परिचय कभी नहीं दिया। अच्छा, कभी आप जैसे करड़ी सेना में जुड़ी रहीं, तो क्या अभी भी करड़ी सेना में है कि उसको आपने छोड़ा, और फिर नहीं किस नहीं, तरह मैं से अब चल रहा है? इस समय मैं करनी सेना की आप लोगों के आशीर्वाद से राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। क्या बात है! तो प्रदेश अध्यक्ष, शुरुआत तो मैंने जिला अध्यक्ष से किया था। अभी भविष्य में इस समय जो है मेरा, वो प्रेजेंट टाइम में मैं करनी सेना राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। तो मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मेरे जितने अच्छे कांटेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे मेडिकल सुविधा में भी लोगों के लिए कोई दिक्कतें नहीं आती है। जैसे जब मैंने बात की आपसे, कोरोना आया, बीच में डेंगू आया था, तो तब से लगभग 3-4 ऐसे स्टेज मैंने देखे हैं जिसमें कि परिवार ही परिवार के लिए नहीं खड़ा होता था। जी। मैंने वो चीज़ें देखा है। और कुछ जातिवाद का भी मैटर आ जाता था, वहाँ भी थोड़ा-सा दिक्कतें आती थी। तो जब मैंने कोरोना में लोगों को एडमिट करवाना शुरू किया, ब्लड देना, उसमें भी मतलब सबको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना शुरू किया, तो उसमें कुछ सबसे ज़्यादा वो चुनाव बीता था, तो उस समय के वो टीचर लोग थे, तो बहुत सारे टीचर लोग थे, तो उन लोगों को भी मैंने किया मदद। लेकिन मैंने कभी किसी से पर्सनल बताया नहीं कि मैंने आपकी मदद की है। अच्छा, कभी ऐसा भी कोई दौर आया कि जब किसी ने मदद मांगी हो, फिर आपने न दिया हो, उसके बाद जो है सोशल मीडिया वार शुरू हो गया हो, जी जी जी, लोग उँगलियां ऐसा तो उठाने लगे बहुत हों, होता ऐसा है भी? जी। मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे मैटर आए, 2-3 तो केस मेरे सामने अभी रिसेंटली आए। जैसे क्या होता है कि ठीक है, मैं सामाजिक हूँ, हर जगह पे हूँ। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोबाइल कनेक्टिविटी से दूर रहते जी, हैं। जी। तो जब मैं अदर स्टेट चली जाती हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे दिक्कतें आती है बात करने में। तो 2-4 मतलब ऐसे कुछ लोगों का फ़ोन आया कि मुझे ब्लड चाहिए, तो मैंने कहा कि अभी तो मैं बाहर हूँ, आवाज़ कट रही है, और मैं आपसे संपर्क करती हूँ। मतलब उनके अंदर इतना सब्र नहीं रह गया कि वो शाम तक उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे लिखा कि लोग बात करते हैं ज़मीनी स्तर का, और ब्लड मांगने पे बोल रहे हैं कि मैं बाहर हूँ। तो क्या ठीक है, मैं तो स्वेच्छा से लोगों का मदद करती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई दबाव है।
वो तो स्वेच्छा से मैं कितना कष्ट होता है उस दौरान जब कोई इतने आप हेल्प भी करती हैं लोग, उसके बाद भी जब इस तरह से कोई कमेंट कर देता है, कोई लिखता है, देखिए तो भैया, कितना कष्ट होता है उस जब समय। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार से भी बगावत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा चीज होता है कि मुझे घर से भी बगावत करना पड़ता है। अगर वहां पे करने के बाद हमें इस तरह से रिस्पांस मिलता है तो तकलीफें बहुत होती हैं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मुझे भी बहुत सारी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, और उसके चलते हम लोगों को भी अपने संघर्ष बहुत पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे में मैं ना दे दूं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग तो उसको बताते भी नहीं कि इन्होंने मेरी मदद की है। अब उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं बताते, ये तो मुझे नहीं पता। पर अगर ना दो तो वो लंबे चौड़े लिस्टेड आते हैं कि अरे आपने तो मदद ही नहीं किया। बहुत सारी तो ऐसी महिलाएं हैं जो मुझे कहती हैं कि मैं रोटी सेकती हूँ। तो मैं आप सभी से यही पूछना चाहूँगी कि मैं क्या, मुझे बेनिफिट मिल रहा है? मैं किसी को ब्लड देती हूँ, ना मैं नाम दे रही हूँ, ना मैं पैसे ले रही हूँ, मैं एज ए सोशल वर्क कर रही हूँ, तो फिर इसमें मेरा रोटी सेकने का क्या फ़ायदा है? मतलब मुझे क्या मिलता है? मैं तो, क्योंकि अगर एक ब्लड के लिए मैं आपको बताऊँ, अगर डिमांड आती है तो मुझे पूरा दिन सर्च आउट करने में बीत जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने पे डिमांड आती है। आप मानेंगे नहीं, ये मेरा पर डे का है। पर डे कभी कभी 2-3 हो जाते हैं। तो मुझे उतने डोनर भी तो चाहिए ब्लड के लिए। कभी कभी ऐसे भी ब्लड ग्रुप आ जाते हैं जो कि उपलब्ध नहीं रहते हैं। रेयर ग्रुप आ जाते हैं। तो रेयर के लिए तो मान लीजिए वो तो पूरा दिन भर का स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल ग्रुप में भी आजकल फैमिली के लोग नहीं देते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि माँ अगर है, कोई बीमार घर में है, तो बेटे को मना कर देती कि नहीं तुम नहीं दोगे बहू को। तो ये बताइए सामाजिक संस्थाएं कहाँ से ब्लड अब मुहैया कराएंगे? ऐसा तो है नहीं कि ये कोई उत्पन्न होने वाली चीज़ है जो मैं जमीन से निकाल लूँगी या गोदाम बना लूँगी, फैक्ट्री बना लूँगी। तो वही माँ बेटे को मना करती कि बहू को मत दो भाई, तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो फिर उस बहू के लिए ब्लड हम लोग कहाँ से लाएंगे? क्योंकि जब हमें डोनर ही नहीं मिलेगा। और डोनर का यहाँ पे क्या होता है, लोग आज भी बहुत ज़्यादा जागरूक तब तक नहीं होते हैं जब तक कि उनके सर पे वो पड़ता नहीं है। आज भी हमारा जनरेशन बात रक्तदान की सब करेंगे, बड़े बड़े लंबे पोस्ट डालेंगे, लेकिन हम अगर अभी पूछ लें उन लोगों से कि आपने कितने डोनेशन कराया है, अभी रक्तदान शिविर लगा दिया जाए तो लोग नदारद हो जाए। हाँ, अपने घर में ही वो लोग नहीं देते हैं। मतलब घर में भी रिश्तेदार भी आते हैं किसी मरीज को देखने, वो समोसा चाय पी के खा के चले जाएंगे, लेकिन ब्लड देना होगा तो उनको सबसे ज़्यादा कमजोरी मरीज से ज़्यादा उनको हो जाती है। साथ में रहने वालों को उनसे ज़्यादा कमजोरी उनको हो जाती है। तो लगता है कि मरीज से ज़्यादा जरूरी तो इन्हीं को ब्लड की है। तो ऐसे मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो हास्यास्पद भी होती है, कुछ कुछ बहुत दुखदायी होती है। क्योंकि ये लगता है कि अगर ऐसा माहौल है तो हम लोग कहाँ तक अवेलेबल होंगे? इसके लिए तो सबको जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, एक ट्रस्ट भी आपने बनाया है, जी। कैसा चल रहा है आपका ट्रस्ट और क्या किस तरह से वो काम कर रहा है उसके बारे में जरा सा। जैसे हमने, जब हमारा भाई ख़त्म हुआ, तो जब मैंने एक मुहिम ब्लड को लेके किया था, तो मुझे ये लगा कि पर्सनल मैं अपने नाम से न करके मैं एक भाई के नाम से मैंने सोशल वेलफेयर ट्रस्ट खोला। और उसी ट्रस्ट के माध्यम से ही मैं लोगों की उस समय सेवा करती थी। तो उसमें मैंने जैसे कि बहुत सारे सम्मानित लोग, जैसे चिकित्सक हो गए, शिक्षक, मैं 4 समितियों पे काम करती हूँ। तो उसमें शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं और हाउसवाइफ भी हैं, मतलब वैसे खाली लोग भी हैं, तो सोशल वर्क में आते हैं। और बाकी मैंने फिर उस पर किन्नरों पे भी काम किया, मैंने उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। तो आज के समय में उसमें किन्नर समाज भी मेरे साथ जुड़ा। मतलब थर्ड जेंडर को भी साथ में लेके चल रही हैं? जी, थर्ड जेंडर भी आज मेरे साथ उसमें काम कर रहा है। और वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे एक होता है ना, अगर हम काम करते हैं तो हमारा देखा देखी सामने वाला भी अच्छा करता है। तो हमें ये लगता है कि अगर मेरे एक आह्वान पे अगर 2 लोग भी उस काम को बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा मुहिम कहीं ना कहीं से सफल हुआ है। क्या मैसेज देंगी आज की युवा पीढ़ी को? मैं युवा क्या पीढ़ी को अपील तो करेंगी आप उनसे जो है? मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं खान पान को लेके, वो मतलब कि डाइट और क्या जिम क्या सब रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इतना इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं
तो मेरा तो एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ब्लड डोनेशन को भी लेके इस पे काम करें। अगर ये 10 युवा भी जुड़ के 10-10 को जोड़ेगा तो हमें नहीं लगता कि ज़िले में किसी भी ब्लड की मांग के लिए कहीं कोई कमी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कभी कभी ब्लड सेंटर में भी ब्लड नहीं रहती हैं उतना अवेलेबल। कैंप तो लगते हैं लेकिन कैंप के ब्लड कहाँ जाते हैं, अब उन लोग कैसे कहाँ देते हैं मुझे बहुत आइडिया नहीं, क्योंकि उसके बाद भी लोग परेशान ही रहते हैं। तो मैं युवाओं से तो कहूँगी, प्लस इसमें महिलाओं से भी कहूँगी कि अगर जो महिला सक्षम है भाई वो भी अपना थोड़ा खान पान पे ध्यान दे तो वो भी बिल्कुल। ब्लड दे सकती हैं। और मैं पहले तो देती थी, लेकिन जब से मुझे शुगर हुआ तो मैं देने में सक्षम नहीं हूँ, जबकि मेरा हीमोग्लोबिन 13 के ऊपर ही रहता है। मतलब मैं ब्लड मेरे सारे अच्छे हैं, लेकिन कोई मतलब मैं दे नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। सकती। लेकिन मैं ऐसी महिलाओं से इसीलिए अपील कर रही हूँ कि जो ठीक है भाई वो बीमार नहीं है, देंगी तो उनको भी आगे भविष्य में ब्लड देने से क्या होता है, शरीर की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है। बिल्कुल। इससे लोग उनको भविष्य में शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां नहीं होगी। तो हम तो सबसे यही आशा करेंगे कि सब लोग इस मुहिम में जुड़ें। अगर वो ठीक है मेरे साथ ना जुड़े, कहीं से जुड़े, लेकिन कोई भी एक अगर ब्लड के लिए परेशान है तो हमें उसके लिए आगे खड़ा होना पड़ेगा। और प्रशासन से एक बात करूँगी कि जैसे कि जब ब्लड के एक टाइम होते हैं, टाइम पीरियड ब्लड के जी। होता है कि 3 महीने बाद वो ब्लड खराब हो जाता है। तो हम यही शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि उनका भी उसमें एक जिम्मेदारी के रूप में वो भी अपनी तरफ से एक आह्वान करें कि ब्लड का अगर जैसे खराब होने का पीरियड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पहले वो जैसे कोई गरीब आता है, हाँ, कोई दुखी आता है, ज़रूरतमंद है तो उसको जो ज़रूरतमंद है आता है, तो उसको वो वहाँ पे निर्देशित करें कि हाँ, आप उसको दे दीजिए। और बहुत सारे तो ऐसे केस आते हैं कि जिसमें बेचारे के पास डोनर नहीं रहते हैं, तो ब्लड बैंक ही मुझे फ़ोन करता है कि मैम आप 1-2 दिला दीजिए। तो हमें लगता है कि इसके लिए सारे लोगों को सामने आना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उर्वशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उर्वशी सिंह जी हैं जिन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई और कितनी सी जानकारी इन्होंने दी, और इनकी जो मुहिम चल रही है लगातार ब्लड को लेकर के, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि रक्तदान करने से कितने फ़ायदे हैं, और आज के समय में ये प्रेरणा स्रोत हैं उन महिलाओं के लिए जो घरों से नहीं निकलती हैं, जो सब कुछ देखते हुए भी चुप रहती हैं, लेकिन किस तरह से इन्होंने देखा कि भाई की मौत होती है, उसके बाद अन्य भाइयों को बचाने के लिए, इन लोगों को जीवन दान देने के लिए ये घर से निकलीं, और किस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से रात में चोरी-चोरी, छिपे-छिपे बातें करके जो है लोगों को ब्लड मुहैया कराती थी। परिवार वाले गुस्सा भी होते थे कोविड काल में, उस दौरान भी इनका जो है संघर्ष जारी रहा, और आज ये संघर्ष यहाँ तक पहुँच गया है कि कई लोगों की जान ये जो है बचा चुकी हैं, और 25 से 26 राज्यों में समझ लीजिए कि इनका नेटवर्क है। हमारी शुभकामनाएँ मैम के साथ हैं, और हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनसे भी एक अपील है कि आप भी रक्तदान ज़रूर करिए। आपका रक्त जो है वो किसी की जान बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।